नमस्कार, वेलकम टू लर्न एंड रीड। माय नेम इज़ डॉक्टर अहमद और आज हम इस लेक्चर में भौतिक नियमों की प्रकृति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो माध्यमिक भौतिकी कक्षा 11 के प्रथम अध्याय भौतिकी जगत के 5वें सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि जो भौतिकी है वो क्या है कि हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं को समझने और उससे लर्न करते हैं, उससे नेचर के होने वाली घटनाओं को डिकोड करते हैं और भविष्यवाणी के लिए उसका एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो हम इस अध्याय में इस सेक्शन में हम देखेंगे कि क्या उन नियमों का क्या प्रकृति क्या है, कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और बिहेव करती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि संक्षेप में हम कह सकते हैं, तो हम देखेंगे कि प्रकृति की प्रकृति क्या है। तो भौतिकविदों के रूप में हम जैसा कि पिछले चैप्टर में देखे कि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 10⁻18 के रेंज से 10⁻26 के रेंज विशाल खगोलीय पिंडों तक की बात करते हैं। सूक्ष्म से स्थूल रेंज में वस्तुओं के और उनमें होने वाली घटनाओं के फिजिकल फेनोमेना के बारे में डिस्कस करते हैं, उसका एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसे नियम बनाते हैं और उससे बाकी घटनाओं को हम एक्सप्लेन करते हैं। और इसके अलावा हम भौतिकविद के रूप में उन नियमों को कैसे और संक्षेप में बनाया जाए, मतलब यूनिफाइड थियोरी की ओर उसको कैसे ले जाए, उसको संक्षेप करने के लिए भी जो नियम होते हैं उनके बारे में भी हम खोज करते हैं। और जो ये विभिन्न भौतिक घटनाएं हैं जो एक दूसरे के विभिन्न बलों द्वारा शासित होती हैं, विभिन्न बल उस द्वारा गवर्न की जाती हैं, तो उसके दौरान बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, जो मात्राएं हैं, वो बदलती रहती हैं। जैसे ऊर्जा है, लीनियर मोमेंटम, अगर आप रेखीय घूर्णन ऊर्जा, रेखीय गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं, द्रव्यमान है, ये सारे क्वांटिटीज हैं जो कंजर्व रहेंगी या बदलेंगी। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे कौन बॉल गवर्न होते हैं। और ये इनका जो महत्व है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसे फिजिकली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके बारे में हम भविष्यवाणी करना चाहते हैं, तो हमें इन मात्रात्मक रूप से उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए इन बातों का होना जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि कैसे ये महत्व आते हैं और कैसे ये जो पैरामीटर्स हैं, कंजर्वेशन ऑफ जो संरक्षण का नियम है वो कैसे महत्व रखता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे आने वाले भौतिकी के प्रश्नों को हल करने में और बहुत सारे भविष्य के समस्याओं को हल करने में इनका समझना। तो इस सभी मात्राओं में सबसे इम्पॉर्टेंट है ऊर्जा का संरक्षण। तो ऊर्जा का संरक्षण ये भौतिकी का केंद्र बिंदु है अगर हम बात करें तो ऊर्जा की अवधारणा। और ये एक कह सकते हैं एक हाइपोथेसिस है, जैसा कि हमने बार बार पिछली बार कहा, हाइपोथेसिस है जिसे आप प्रूफ नहीं कर सकते, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है। ये हमारे सदियों से हमने जो अनुभव किया उससे सीखा है कि ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है। इसे अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर लें और वहाँ पे आप प्रूफ कर दें कि ये संरक्षित नहीं है तो वो अमान्य हो जाएगा। लेकिन आप इसे हम कहते हैं आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं। हमने एक हाइपोथेसिस लिया कि भाई जो ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है, और हमने ऐसा किसी एक्सपेरिमेंट में नहीं पाया कि वो जो इस हमारे अजम्पशन को वायलेट करती है। तो यह अजम्पशन हमारा सही है जब तक कि इसे किसी प्रयोगों द्वारा सिद्ध न कर दिया जाए। तो वहाँ पे ये टर्म जैसे जो हमने हाइपोथेसिस कर दिया कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, इस अवधारणा पे हमने बहुत सारे भौतिकी के नियम बनाए और वो आज भी काम कर रहे हैं और बहुत ही वैलिड तरीके से बहुत सारी घटनाओं को एक्सप्लेन करने में सक्षम है। तो उस दिशा में अगर हम बात करें तो ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जिसे आप ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो जैसे वस्तु जब ऊपर जाती है तो उसकी हाइट के हिसाब से वहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम शॉर्ट में पोटेंशियल एनर्जी भी लिखते हैं, और उनका जो वेग है, अगर भी देखें तो इसकी वजह से जो इनकी गतिज ऊर्जा है, तो आप देखें समय के साथ जैसे हम इसकी हाइट ऊपर जाती हैं तो इनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, और जैसे ये गिरती हैं तो समय के साथ वेग के अनुसार इनकी गतिज ऊर्जा घटती है। परंतु एक दिए हुए समय में अगर हम गतिज ऊर्जा को शॉर्ट में अगर हम काटिंग एनर्जी लिखें तो जो काइनेटिक एनर्जी का जो और पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा उनका योग है वो कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रकार की घटनाओं को हम एक्सप्लेन करने के लिए जैसे हम दिए हुए समय में ये प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि कोई वस्तु कितनी दूरी पे पहुंचेगी, कहाँ होगी और उसके समय उसकी ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पे ये जो हमारा ये जो कंजर्वेशन क्वांटिटी का जैसे यांत्रिक ऊर्जा का जो यहाँ पे कंजर्व रहती है, ये जो ज्ञान
है ये जो हमने एक नियम बनाया, इसके आधार पे हम बहुत सारी घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए जो ये जो संरक्षण की धारणा, जो कंजर्वेशन लॉ है, उसका उपयोग कितना बड़ा है, जो मात्रात्मक रूप से और किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटिटिवली और मतलब समीकरणों के उपयोग करने से करके और उनसे कैसे एक्सप्लेन कर सकती है। जैसे हमने बार बार अपने मॉडल की बात की पिछले लेक्चरों में, तो यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रकार का आप मॉडल बना सकते हैं जहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का जो हाइपोथेसिस ले करके एक पूरा इक्वेशन बना सकते हैं, और उसका उपयोग आप बहुत सारी घटनाओं को एक्सप्लेन करने में कर सकते हैं। जैसे एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है कि वस्तु ऊपर से नीचे जाती है और वहाँ से फेंकी जाती है, तो कैसे उनके वेग और उनके हाइट के हिसाब से उनकी एनर्जी चेंज होती है। तो जो ये ऊर्जा का संरक्षण का नियम है, ये सभी बलों के लिए और ऊर्जा के सभी विभिन्न रूपों के किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए सही है। मतलब जो ऊर्जा का संरक्षण का नियम है, ये स्थूल से लगाए, बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट से लगाए, सूक्ष्म से सूक्ष्म ऑब्जेक्ट तक, मतलब इस मैक्रोस्कोपिक डोमेन से लगाए माइक्रोस्कोपिक डोमेन तक ये वैलिड है। और ऐसे बहुत सारे सिस्टम, जो फिजिकल सिस्टम है, उनको एक्सप्लेन करने में, उसको एक्सप्लोर करने में, उनको उनसे रिलेटेड विभिन्न फेनोमेना को एक्सट्रैक्ट करने में, उनको समझने में बहुत ही महत्व रखते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो जैसा कि हमने कहा अपने पिछले डिस्कशन में कि ये एक परिकल्पना है। अगर हम मान लें कि ये ऊर्जा का संरक्षण का नियम सही है और इस आधार पे हमने पूरी फिजिक्स डेवलप की और वो सदियों के एक्सपीरियंस से आया है, और आज तक हमने ऐसी कोई घटना नहीं मिली है जो इस घटना को इनवैलिड करार देती हो, तो इस प्रकार से ये वेरीफाइड है और ये अभी तक सत्य है और आगे भी है। बहुत सारी घटनाएं हैं जो बाद में पाई गई कि आप पा सकते हैं कि नहीं वैलिड है, तो वहाँ पे हमें उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसका रेंज बदलेगा। जैसे हम आइंस्टीन के रिलेटिविटी थियरी आने के पहले हम मानते थे कि द्रव्यमान संरक्षित है, लेकिन हमें पता है कि जैसे हम जो वस्तु का वेग है और डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर उनकी वेलोसिटी लाइट स्पीड के अप्रोच करती है, उसके पास जाती है, तो उनका द्रव्यमान भिन्न हो सकता है, बदल सकता है, वो उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। परंतु उसके पहले ये सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में संरक्षित मानी जाती थी, और बट इसके आने से हमने एक मॉडिफिकेशन किया थियरी कि इस रेंज में वैलिड नहीं है। फिर भी एक दिए हुए रेंज में, जैसे अगर आप बात करें केमिकल रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें, तो उसमें मेयरली दे आर, वहाँ पे क्या होता है कि जो परमाणुओं का जो अणु होते हैं उसमें परमाणुओं का रीअरेंजमेंट होता है एक केमिकल रिएक्शन में। तो उसमें क्या होता है, जो बाइंडिंग एनर्जी है जो उनके बीच का, जो उनके परमाणुओं के बीच में, तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो अणु एक दूसरे कॉम्बिनेशन बनते हैं, उनका जो फाइनल बाइंडिंग एनर्जी है वो पहले जो उसके मूल है जहाँ से वो बने हैं उससे कम है। तो इस माध्यम में हमारी जो टोटल एनर्जी हुई वो एक्सोथर्मिक, वो बाहर निकल गई हीट के रूप में। और अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब हमने उनको एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ी, तब जाके वो रिएक्शन हुआ। बट इस प्रोसेस में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि हमारा कोई जो एक्चुअली ऊर्जा आई उससे रिलेटिव में जो मास का जो डिफरेंस है, वो मास हम ऑलमोस्ट सेम पाएंगे इस दौरान। तो हम कहेंगे कि मास का कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे हम वैलिड मान सकते हैं इस रेफरेंस में, जहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि कुल ऊर्जा तो हमें मिली लेकिन टोटल मास हमारा सेम है। तो ऐसे घटनाओं में हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड। बट अगर हम बहुत सारे हाई स्पीड की बात करें जहाँ पे अप्रोचिंग टू लाइट स्पीड, तो उस दिशा में रिलेटिविटी टर्म्स के जो डोमेन है उसके कॉन्सेप्ट ऐड करने पड़ेंगे, और उस हिसाब से हम कहेंगे कि द्रव्यमान संरक्षित नहीं है। तो ये आपको समझना होगा। आप जैसे ही फिजिक्स में और अपने एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन से नियम वैलिड है, कौन नहीं है, और उनका वैलिडिटी का रेंज है। जैसा कि हमने बार बार अपने पिछले लेक्चरों में कहा है कि आपको ये जानना चाहिए जब कभी भी कोई भौतिक नियम का अप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या वो वैलिड है, क्या दिए हुए कंडीशन के लिए ये नियम अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो कौन से वेरिएबल्स हमको नहीं कंसिडर करने हैं, कौन से करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको फिजिक्स को अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने कहा कि जो प्रक्रिया में जो अपरिवर्तित रहती है, जो भौतिक मात्राएं, उसे हम सचित मात्रा करते हैं, और ये बहुत सारी मात्राएं हैं। जैसे जो एंगुलर मोमेंटम है, जैसे रैखिक गति है, घूर्णन गति है, आवेश है, समता आदि संरक्षण के नियम शामिल है, जो मूल बल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बोलेंगे कि जो पैरामीटर, जो मात्राएं हैं वो संरक्षित रहती हैं, और दिए हुए कंडीशन में आप उन्हें संरक्षित मान करके बहुत सारे प्रिडिक्शन और एस्टिमेशन कर सकते हैं, और आपको वैलिडिटी रेंज पता है तो उस हिसाब से आप मॉडिफाइड एरिया में उनका अप्रोच लगा सकते हैं।
अगर हम भौतिकी के संरक्षण के नियम की बात करें तो जो ब्रह्मांड के हर जो प्रकृति के जो नियम है हर जगह समान है, वो जगह के हिसाब से स्थिति के हिसाब से बदलते हैं, मतलब लेकिन वो नियम सेम होते हैं। अगर आप अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्थितियों के कारण घटनाएं अलग अलग हो सकती हैं, परंतु जो नियम है वो सेम है। अगर हम चंद्रमा पे हैं तो वहाँ पे भी हम गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करेंगे, क्योंकि दो मासों के बीच में लग रही है, जो नियम है दो मासों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगी। हम पृथ्वी पे हैं तो भी हम गुरुत्वाकर्षण का फील कर रहे हैं, बट जो दो लोकेशन है उनके बीच में जो कंडीशंस है, जो उनका साइज है, द्रव्यमान की वैल्यू है, उसके हिसाब से जो गुरुत्वाकर्षण का जो मात्रात्मक वैल्यू है वो डिफरेंट है, वो बदल जाएगी। जैसे अगर हम पृथ्वी पे बात करें और चंद्रमा पे बात करें तो हमारा चंद्रमा की तुलना में यहाँ पे हमें 6 गुना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल फील होगा। तो इसी प्रकार नियम तो सही है, नियम तो सेम है, बट उनका मात्रात्मक वैल्यू उसकी परिस्थिति और घटना पर डिपेंड करता है। और सबसे अगली महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रकृति के जो नियम है वो समय के साथ नहीं बदलते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और सेम एक्सपेरिमेंट आप साल बाद बार करें और सारे कंडीशंस सारे सेम हो, तो आपके जो रिजल्ट होंगे, जो फाइनल रिजल्ट होंगे, वो आज और साल भर बाद उसी एक्सपेरिमेंट के वैल्यू सेम आएंगे। तो इससे आप अनुभूति कर सकते हैं कि जो प्रकृति के नियम है वो समय के साथ नहीं बदलते हैं, वो सेम है। फिजिक्स या स्थान और लोकेशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से बदल सकते हैं, बट समय के हिसाब से वो सेम रहते हैं और सभी जगहों पे सेम रहते हैं। उनकी मात्रात्मक वैल्यू अलग अलग हो सकती है अगर उनकी स्थितियाँ और कंडीशन वेरी कर रहे हैं। तो ये तो रहे हमारे संपूर्ण 5 सेक्शन चैप्टर 1 के भौतिक जगत के, जिसमें हमने देखा कि भौतिकी क्या है, उसके स्कोप और एक्साइटमेंट के बारे में देखा, वो कैसे सोसाइटी और टेक्नोलॉजी से इंटरकनेक्टेड है उसके देखा। हमने ये देखा कि कैसे भौतिकी बहुसांस्कृतिक है और इंटरनेशनल नेचर का है, और हमने विभिन्न मूल बलों की बात किया, क्या उनके एक दूसरे से क्या डिफरेंस है, कैसे वो विभिन्न घटनाओं को एक्सप्लेन करने में उनका महत्व है। और हमने ये भी देखा कि जो भौतिकी के जो नियम है उनकी प्रकृति क्या है, कैसे वो कंजर्वेशन लॉ और ऊर्जा का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। संरक्षण नियम एक हाइपोथेसिस है, परंतु इस हाइपोथेसिस की वजह से हमने कितने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन किए हैं और बहुत सारे थियरीज बिल्डअप किए हैं, जिससे हम बहुत सारी घटनाओं को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो ये तो रहा संपूर्ण भौतिक जगत के बारे में। हम अपने अगले अध्याय में इसके पूरे चैप्टर के समरी के बारे में बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि कैसे हम भौतिकी के समस्याओं को हल करें और कौन सी घटनाओं को हमें, कौन से नियम कहाँ पे अप्लाई होने चाहिए, कैसे अप्लाई चाहिए, इसे हम कैसे पता लगाएं, कैसे अप्रोच करें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और कैसे हम और अच्छे तरीके से भौतिकी को समझने में और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आगे बढ़ें। और ये एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले समरी चैप्टर सेक्शन में। और इसके साथ ही हम ये चैप्टर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको समरी सेशन में। नमस्कार।